नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शीला श्रीवास्तव बीए द्वितीय वर्ष हिंदी के पाठ्यक्रम में लगे पुस्तक कथासुर की अंतिम कहानी वापसी की चर्चा करने जा रही हूँ। आपके सिलेबस में ये कहानी लगी हुई है और ये अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी है। नई कहानी के दौर में उषा प्रियंवदा ने अपनी वापसी कहानी से अपने लिए एक अलग विशेष पहचान बनाई है। उनके द्वारा रचित वापसी कहानी वृद्धजन के अपने ही परिवार में अजनबी और निरर्थक होते जाने के बोध को तीव्र अभिव्यक्ति देती है। जिस प्रकार चीफ की दावत कहानी थी, उसी प्रकार से वापसी कहानी भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी है। और उषा प्रेमवदा जी की जो अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिनमें जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर वसंत आ गया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ आदि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वापसी कहानी पारिवारिक संबंधों के माधुर्य और घनिष्ठ आत्मव्यंजकता में घटित परिवर्तनों की विडंबना उद्घाटित करती है। यह विडंबना ही है कि एक लंबे समय से अकेलेपन को झेलते हुए सेवानिवृत्त गजाधर बाबू गहरे उल्लास के साथ अपने परिवार में लौटते हैं, किंतु परिस्थितियां इतनी विपरीत हो जाती हैं कि अपने परिवार में रहते हुए भी उन्हें अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। वापसी कहानी इसी द्वंद्व की कहानी है। इसका कथानक इस प्रकार है। गजाधर बाबू 35 वर्ष की लंबी नौकरी के बाद अपने घर वापस लौटना चाहते हैं। उनका जीवन सफल जीवन माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने इस 35 वर्ष की नौकरी में एक बेटे और एक बेटी की शादी कर ली है। शहर में उनका घर है। उनका छोटा बेटा और उनकी छोटी बेटी दोनों उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। नौकरी के कारण उन्हें अलग अलग छोटे छोटे शहरों में रहना पड़ा था, लेकिन परिवार को हमेशा पढ़ाई के लिए, बच्चों की अच्छे भविष्य के लिए शहर में ही रखते हैं और अपना एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन अपने नौकरी के अंतिम सालों में जब वह रानीपुर से रिटायर होते हैं, तो उनका नौकर गणेशी कुछ उदास हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी की शादी करनी थी और गजाधर बाबू से उससे आत्मीयता भी थी। गजाधर बाबू का सामान बांधते हुए वह अपनी पत्नी के द्वारा बनाए गए बेसन के लड्डू के डिब्बे को भी देता है। गजाधर बाबू थोड़े उदास तो होते हैं, किंतु अपने परिवार और अपनी पत्नी की स्मृति आते ही पुनः उल्लास से भर जाते हैं, क्योंकि एक लंबे समय से उन्हें परिवार का सुख नहीं मिला था। और वे बड़े संतुष्ट थे कि जब वो वापस अपने घर में जाएंगे तो उनके घर के लोग उनका सम्मान करेंगे, उनको स्नेह देंगे, और उसी स्नेह और सम्मान की लालसा में वो अपने घर पहुंच जाते हैं। लेकिन घर पहुंच करके उन्हें कुछ अलग अनुभूतियां होती हैं। उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि वे अपने परिवार में फिट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जब वो अपने घर पहुंचते हैं और घर में सारे बच्चे जब एक साथ हंसी ठठाका करते हैं, उसमें गजाधर बाबू जब अचानक पहुंचते हैं तो सारे बेटे, बहू, बेटी सब इधर उधर हो जाते हैं और पत्नी ही बस उनके पास आती हैं। और इस तरह से जब वो अपने रसोई में ही लगी रहती हैं और यह उलाहना देती हैं कि बेटे का विवाह करने से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि बहू रसोई में कोई मदद नहीं करती। गजाधर बाबू बसंती छोटी बेटी को बुलाते हैं और कहते हैं कि अब शाम का खाना तुम बनाओगी, सुबह का खाना तुम्हारी भाभी बनाएंगी, तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई, अब तुम दोनों मिल करके भोजन बनाया करो। बसंती कहती है कि मुझे कॉलेज भी जाना होता है। लेकिन पिता की आज्ञा मानकर दोनों ननद भौजाई रसोई का भार तो संभाल लेती हैं, लेकिन कुछ और ही स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि बहू भोजन बना करके रसोई खुला छोड़ करके चली जाती है। बनी हुई दाल को बिल्ली सारा गिरा देती है और अब गजाधर बाबू की पत्नी सिर पकड़ के बैठ जाती हैं कि अब क्या किया जाए। भोजन तो किसी ने किया नहीं, दाल सारी गिर गई और 1 महीने का तेल एक सप्ताह में ख़त्म हो गया। ऐसे तो घर चल चुका। अंततः फिर और शाम को बसंती जब खाना बनाती है तो खाना जानबूझकर के इतना ख़राब बनाती है कि कोई उसे खाना नहीं चाहता है। इस तरह से रसोई का भार फिर गजाधर बाबू की पत्नी के ऊपर आ जाता है।
इस कहानी में सबसे बड़ी समस्या यह दिखाई गई कि गजाधर बाबू ने अपने जीवन भर की कमाई से 3 कमरों का जो मकान बनाया था, उनमें से किसी एक कमरे पर उनका अपना अधिकार नहीं था। रिटायर होने के बाद जब वे घर पहुंचते हैं तो सजे सजाए बरामदे में एक चारपाई लगाई जाती है और वही चारपाई उनके रहने का ठिकाना है। बाहर से जब लोगों की आने की बात होती है तो वह चारपाई उठा करके माँ के भंडार गृह नाम रूपी कोठरी में पहुंचा दी जाती है। गजाधर बाबू वहाँ लेटे हुए हैं, बेटे, बहू और पत्नी की बातों को सुनते रहते हैं और उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या ये वही उनकी पत्नी है जिनके लिए उनके हृदय में इतने भावुक भाव थे। वे बार बार सोचते हैं कि क्या यही उनकी पत्नी जिनके हाथों के कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन काट दिया था। उन्हें ऐसा लगा कि उनकी जो सुंदर पत्नी थी वह इस संसार की भीड़ भाड़ में कहीं खो गई है और इस समय हमारे पास जो दिख रही है वह कोई और है जो परिस्थितियों के मार से बिल्कुल बदली हुई है। गजाधर बाबू इन सारी परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते हैं। वह एक निश्चय लेते हैं कि वह घर के किसी मामले में नहीं बोलेंगे, क्योंकि अपनी बेटी को भी जब वह टोकते हैं कि वो सहेली के घर न जाए तो बेटी भी पिता से बात करना छोड़ देती है और गजाधर बाबू अपने ही परिवार में अजनबी की भांति रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन जब पत्नी ने नौकर की शिकायत की और गजाधर बाबू नौकर को हटा देते हैं, तब बहू का गुस्सा थोड़ा बढ़ जाता है और उनकी बातों को सुन करके गजाधर बाबू को बहुत तकलीफ़ होती है और अंततः वह सेठ रामजी मल की चीनी मिल में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरे दिन जब वो टहल के वापस आते हैं, हाथ में लिफाफा है और बिना किसी भूमिका के वे कहते हैं कि मुझे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। घर बैठे रहने से अच्छा है कि मैं 4 पैसे कमाऊंगा तो घर चलाने में मदद मिलेगी, लड़की भी सयानी हो गई है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। पत्नी अवाक रह जाती है, कहती है कि इस गृहस्थी को छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ। गजाधर बाबू कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। और बड़ी ही तत्परता के साथ उनका बड़ा लड़का नरेंद्र उनका सामान बांधता है, रिक्शा बुलाया जाता है और उनके लिए जो नाश्ते की चीज़ें बनी हुई थी, लड्डू और मठरी, वो सब उनके रिक्शे पे रख दी जाती हैं। उनके जाने के बाद से बहू बेटे नरेंद्र से पूछती है कि क्या आज फिल्म देखने चलोगे, सिनेमा ले जाओगे। बसंती उछल कर करती है, भैया मुझे भी जाना है। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे रसोई में जाती हैं, बची हुई मठरियों को रखती हैं और नरेंद्र को चिल्लाती हैं कि बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दो, क्योंकि उसमें तो चलने तक की जगह नहीं है। यही इस कहानी की मूल विडंबना है कि वह मुखिया जिससे पूरा परिवार चल रहा है, उसके लिए बिछी हुई चारपाई को घर में कहीं रखने का स्थान नहीं है। यह चारपाई गजाधर बाबू का ही प्रतीक है, जो यह सिद्ध कर रहा है कि जिस तरह से सजे सजाए बैठक में एक चारपाई अवांछित लगती है, उसी तरह से पूरी तरह अभ्यस्त हो चुके स्वच्छंद परिवार में घर का मुखिया बुजुर्ग बिल्कुल अवांछित प्रतीत होने लग रहा है। यही आज के युग की बड़ी विडंबना है, जिसे उषा प्रेमदा दी ने इस कहानी में व्यक्त किया है। कहानी के कथानक में संक्षिप्तता है, आधुनिकता है, रोचकता है, मनोवैज्ञानिकता है और सबसे बड़ी विशेषता इस कहानी की यह है कि अपनी रिटायरमेंट के बाद उम्मीदों को लेकर परिवार में वापस जाने वाले व्यक्ति की नौकरी पर वापसी की बात को बताया गया है। कुल मिलाकर यह अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी है, जिसमें उषा प्रेमदा जी ने गजाधर बाबू के व्यक्तित्व के माध्यम से एक आधुनिक समस्या का उजागर किया है। गजाधर बाबू जिंदगी में ठगे जाने की व्यथा को दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने पूरा जीवन जिस परिवार के लिए व्यतीत कर दिया, वही परिवार उन्हें अपना सा नहीं प्रतीत होता है और उस परिवार में वह बिल्कुल अनफिट होते हैं, जिसको वह इस कहानी में व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।